हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आनुवंशिकता एवं जैव विकास का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे और इसमें हम जानेंगे कि आपको परीक्षा में कैसे प्रश्न इस अध्याय में से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो अगर आपको याद होगा, हमने लिंग निर्धारण के बारे में अपनी वीडियोस में बात करी थी, तो आपको यहाँ पर उसी के बारे में लिखना है। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। मानव में मादा में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होता है। इसलिए महिलाएं एक्स एक्स हैं और पुरुष एक्स वाई हैं। युग्मक जैसा कि हम जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। पुरुष युग्मकों में 22 ऑटोसोम्स और X या Y लिंग क्रोमोसोम होते हैं। पुरुष युग्मकों का प्रकार 22 प्लस X या 22 प्लस Y है। हालांकि महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसलिए उनके युग्मक में केवल X लिंग गुणसूत्र हो सकते हैं। महिला युग्मक का प्रकार 22 प्लस X है। जब निषेचन होता है तो ये संभावनाएं हो सकती हैं। पहली है, अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड को निषेचित करता है तब मादा संतति उत्पन्न होगी, और अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड को निषेचित करता है तब नर संतति उत्पन्न होगी। और फिर दोस्तों आपको ऐसा चित्र इसमें जरूर बना देना है ताकि आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझा पाए। इस प्रकार मां केवल X गुणसूत्र प्रदान करती है। बच्चे का लिंग पुरुष युग्मक के प्रकार से निर्धारित होता है जो मादा के X गुणसूत्र के साथ संलयन करता है। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? तो ये प्रश्न एकदम सरल लग रहा है, जिसमें आपसे पूछा है कि विभिन्नताओं का क्या महत्व है स्पीशीज को अस्तित्व में रखने के लिए, कि कैसे वो बढ़ जाता है स्पीशीज का अस्तित्व। तो आपको वही इसके उत्तर में लिखनी है। तो आइए देखते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। यदि स्पीशीज में विभिन्नताएं कम हो या लगभग नहीं हो, तो उन सभी में एक विशेष प्राकृतिक परिस्थिति में ही रहने की क्षमता होगी। किसी कारणवश यदि प्रकृति में कोई बदलाव आए तो पूरी स्पीशीज का ही विनाश संभव है। इसके विपरीत यदि स्पीशीज में विभिन्नताएं होंगी तो बदलाव की स्थिति में कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो इस बदलाव को सह सकें और धीरे धीरे अपने आप को इस बदले हुए मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लें। इस तरह से विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व बढ़ जाता है। आइए दोस्तों अब तीसरे प्रश्न को समझते हैं। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो आधारभूत रूप से इस प्रश्न में आपसे मेंडल के एक संकर क्रॉस के बारे में पूछा है, क्योंकि वहां पर ही हमने देखा था कि कौन सा लक्षण प्रभावी है और अप्रभावी सबसे पहले हमने वहीं पर ही देखा था। तो आइए देखते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। मेंडल ने लंबा और बौना मटर के पौधे का चयन किया, फिर उसने इन दोनों पौधों का क्रॉस किया। निषेचन के बाद बनने वाले बीज से नए पौधे बने जो पहली F1 पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राप्त सभी F1 पौधे लंबे थे। फिर मेंडल ने F1 पौधों को स्वपरागण किया और देखा कि F2 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे नहीं थे। इसके बजाय F2 पौधों में 1/4 पौधे बौने थे। और फिर आपको एक संकर क्रॉस का चित्र भी बना देना है, कुछ ऐसा। आइए दोस्तों अब चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो अगर आपको याद हो कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला था कि जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो वही आपको इसके उत्तर में लिखने हैं। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। मेंडल ने गोल पीले बीज वाले मटर के पौधे और झुर्रीदार हरे बीज वाले मटर के पौधे के बीच क्रॉस करवाया था।
क्रॉस के बाद F1 पीढ़ी के सारे मटर के पौधे गोल पीले बीज वाले थे, क्योंकि पीला और गोल विशेषक प्रभावी हैं। फिर इसको स्पष्ट करने वाला आपको फ्लो चार्ट भी आपको यहाँ पे दिखा देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको भी यही बनाना है। और फिर इसके बाद दोस्तों F1 के पौधे का स्वपरागण करवाया गया था और F2 संतान को 9:3:3:1 के अनुपात में पीले गोल बीज, हरे गोल बीज, पीले झुर्रीदार बीज और हरे झुर्रीदार बीज के पौधे पाए गए थे। फिर इसका जो आपको F2 पीढ़ी वाला परिणाम मिला था उसको भी आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दिखा देना है। और फिर इसके बाद इस क्रॉस में 2 लक्षण शामिल हैं और ये स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हुए हैं। ऐसे आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए दोस्तों 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें आपसे समजात अंगों के बारे में और समरूप अंगों के बारे में पूछा है, वही आपको यहाँ पे बताना है और उनको आपको उदाहरण देकर समझाना है। तो आइए देखते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम समजात अंग के बारे में लिखेंगे। समजात अंग उत्पत्ति में समान हैं लेकिन भिन्न कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के आगे के हाथ और पक्षियों के पंख अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन उनकी कंकाल संरचना समान है। इसका अर्थ है कि उनकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग-अलग है। जैसे कि पंख उड़ने में मदद करते हैं, जबकि मानव के आगे के हाथ विभिन्न गतिविधियों में मदद करता है। दूसरी ओर समरूप अंगों की उत्पत्ति अलग होती है लेकिन सामान्य कार्य ये करते हैं। उदाहरण के लिए एक पक्षी और चमगादड़ के पंख कार्य में समान होते हैं, लेकिन इस समानता का मतलब यह नहीं है कि ये जीव अधिक निकटता से संबंधित हैं। अगर हम ध्यान से इन संरचनाओं को देखें तो हम पाएंगे कि चमगादड़ के पंख सिर्फ त्वचा की तह होते हैं जो उसकी उंगलियों के बीच फैले होते हैं, जबकि पक्षियों के पंख बाह के साथ मौजूद होते हैं। इसलिए ये अंग अनुरूप अंग है। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और ऐसे आपको उनके उत्तर लिखने हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपके अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास का प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। धन्यवाद।